मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट को बाजार ने तो थम्स अप दे दिया, लेकिन अब ऐसे बाजार में आखिर एक निवेशक को क्या रणनीति बनानी चाहिए? बजट के बाद अपने पोर्टफोलियो में क्या रखें, क्या नहीं, कहां मिलेगा आपको बम्पर रिटर्न, ये बताने में सीएनबीसी आवाज आपकी हमेशा मदद करता आया है और आज भी हम एक ऐसी ही कोशिश लेकर हाजिर हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। हमारी खास पेशकश क्या बेचें क्या खरीदें में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज mintarik.com के रिसर्च हेड अविनाश कोराक्षकर और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। आप दोनों का ही स्वागत है और थैंक यू संडे को हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सर। सबसे पहले क्विकली एक चेक लेना चाहूंगा अविनाश आपसे। बहुत बोल्ड बजट की बात करी जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था वो बोल्डनेस क्या होने वाली एफएम की तरफ से। क्विकली बताएं कैसे रेट कर रहे हैं आप इस बजट को? आई थिंक आशीष, एक बिग बैंग बजट भले ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक बजट है। मोर इम्पोर्टेंटली डुएबल बजट है और जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिस्कल डेफिसिट को 3.6 से थोड़ा सा 3.9% किया है, मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रोथ को डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रपोज किया है। आई थिंक विच इज अ गुड थिंग। आई थिंक पब्लिक स्पेंडिंग काफी बढ़ेगी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें। क्लियरली जो गार का इशू था वो भी उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो 2 साल के लिए डिफर किया गया है। आई थिंक क्लियरली फ्रॉम कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आया है क्योंकि एसटीटीटी को लेके कोई बदलाव नहीं है, पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन में कुछ बदलाव नहीं है, सर्विस टैक्स 2% से पर वो माइनर ट्रिंकिंग थी, ब्रॉडली अच्छा। आई थिंक क्लियरली यू कैन गिव समथिंग लाइक 7 और 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। दैट्स डिसेंट इनफ। मानस, फिर क्या एक्सपेक्ट करूं? कल तो बाजार बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट में था, क्या करें, कैसा लग रहा है बजट? वो दिन की वोलेटिलिटी देख के लग रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा। फाइनली दिन के लोज से हमने एंड में एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई, पॉजिटिव साइड में बंद हुए। रियल बजट के बाद हमने देखा था पहली बार ऐसा हुआ कि स्टॉक्स में मूवमेंट था। क्या एक्सपेक्ट करूं मंडेज को जब शायद फुल फ्लेज एफआईआईज लौटेंगे, एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल जब मार्केट क्रैक हुआ था तभी भी 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ था। 50 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज्यादा है कि 15 जनवरी को जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ था और हमने एक ब्रेकआउट देखा था चार्ट पे, वो एक्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। और मैं समझता हूं कि जब तक 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होगा बिल्कुल बने रहना चाहिए मार्केट में, और कभी भी कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। कल भी हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। लोअर लेवल से अगर आप देखिए 2750 इमीडिएट टर्म के लिए एक सपोर्ट बन गया है, बट जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 8600 है। चलिए शुरू करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि कई सारे ढेरों सवाल आप सबके पास ऑब्वियसली होंगे कल के बजट के बाद अपने पोर्टफोलियो को लेकर, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल। दिल्ली से सबसे पहले हमारे साथ संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 50 शेयर्स एमसीएक्स के हैं। हाँ। जो मैंने 1 साल पहले 551 पे परचेज किए थे। हाँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा समय और रुक सकता हूँ, तकरीबन 1-1.5 महीना और रुक सकता हूँ। अगर आप कहें कि अगर रिटर्न अच्छा मिलता हो तो मैं ज्यादा टाइम भी रुक सकता हूँ। वैसे ही आप बहुत तगड़ा रिटर्न कमा रहे हैं, कांग्रेचुलेशन सर, सही लेवल्स पे आपने खरीदारी करी। और एमसीएक्स तो कल बजट के दिन भी मेरे ख्याल से कहना चाहिए स्टॉक ऑफ द डे था, पॉजिटिव साइड में 12-13% के आसपास का मूव यहां पे देखने को मिला था। बजट में क्विकली आपको बता दूं, खबर आई थी कि एफएमसी को सेबी के साथ मर्ज किया जाएगा। इसका मतलब आसान शब्दों में हुआ कि कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी रेगुलेशंस को लेकर। फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को उत्साह होगा शायद इस पॉकेट में अब इन्वेस्ट करने के लिए, और कुछ नए प्रोडक्ट कहा जा रहा है, ऑप्शंस जैसे शायद आते हुए नजर आए। अविनाश, क्या वाकई ये गेम चेंजिंग आइडिया है या फिर ओवर एंथुजियास्टिक हो गया एकदम से बजट से पहले ये स्टॉक, और उसके बाद भी हमने देखा एक फॉलोअप तगड़ी बाइंग आती हुई? इनके लिए क्या होल्ड करने की सलाह होगी या फिर अच्छा मुनाफा है एग्जिट करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छे लेवल पे है आशीष, तो आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार का नया इन्वेस्टर बेस इस कंपनी में आया है, मैं समझता हूं कि पुराने जो प्रॉब्लम्स थे वो एमसीएक्स को लेके, जो मार्केट्स में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एफएमसी का सेबी में मर्जर होना एक अच्छी बात है क्योंकि आई थिंक क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स एक का सेपरेट रेगुलेटर अलग था, सेबी एक अलग रेगुलेटर था, तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली इसका बेनिफिट एमसीएक्स को मिलेगा। जो गाइडलाइंस को लेकर लगाते थे हम, वो रिमूव होती हुई नजर आएगी। आई थिंक अगर आप बिजनेस मॉडल भी देखें तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर इनका कमोडिटी मार्केट्स में है। एक्सचेंज बिजनेस मैं कह सकता हूं कि बेसिकली काफी प्रॉफिटेबल है क्योंकि एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो भी फ्लो आता है वो डायरेक्टली बॉटम लाइन पे आता है। तो मैं समझता हूं ये काफी कैश रिच कॉर्पोरेट भी है। थोड़ा सा समय अगर ये दे, ये 1.5 महीने की बात कर रही है, मैं समझता हूं कि अगले 1 साल के लिए अगर ये होल्ड करे तो मेरे ख्याल से इवन फ्रॉम द करंट लेवल से 20-25% का मतलब आसान सी जो प्रीवियस हाई जो 1600 रुपए के आसपास, आई थिंक वेरी मच पॉसिबल क्योंकि एक यूनिक प्ले है और काफी फंडामेंटली मैं समझता हूं। संजीव जी बने रहे, यहाँ पे अच्छा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारे साथ अब मोघा से रविंद्र मित्तल जी जुड़े हैं। रविंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल।
मॉर्निंग सर। सर मेरे पास पिछले 3.5 साल से आईटीसी के शेयर्स हैं। मैंने 209 रुपए के भाव से खरीदे थे, बट आईटीसी शुरू में तो बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा था, बट अब पिछले 2-2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उठापटक ज्यादा होती है और रेट इसके कम बढ़ते हैं। सेंसेक्स 17,000 से ऑलमोस्ट 30,000 के पास पहुंच गया है, बट आईसी की चाल वही 40-50 रुपए से बढ़ी ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं क्या करूं? मानस, क्या करना चाहिए? कल तो आईटीसी में आपको बता दूं तगड़ा लूजर था और आईटीसी सिंगल हैंडेडली बाजार को दबाव बनाया। अगर आईटीसी में गिरावट नहीं आती तो शायद बाजारों का जो मोमेंटम की हम और मानस बात कर रहे थे, और तगड़ा मोमेंटम शायद आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलता। कल जो सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी होती है साइज के हिसाब से, लेकिन 15 से 25% तक बढ़ने की बात सामने आई है। कुछ हद तक मेरे ख्याल से बाजार बीच में एंटिसिपेट कर रहा था कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगा, इसलिए हम देख रहे थे आईटीसी में अच्छा मोमेंटम आता हुआ। बाजार मान रहा था कि एक्साइज ड्यूटी आएगी भी तो 10 से 15% जो आसानी से पास ऑन हो सकती है, लेकिन ये तो बड़ा धक्का है। मानस, चार्ट में क्या लग रहा है आईटीसी में? कल कई लोग सवाल पूछ रहे थे 9% की गिरावट क्या खरीदारी करने का मौका है? ऐसा है कि अभी दूर रहना चाहिए? बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आशीष जी देखिए, अगर आप पूरा 2014 देखिए तो काफी एफएमसीजी स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे वो ब्रिटानिया हो, कोलगेट पामोलिव हो, बट आईटीसी ने अंडर परफॉर्म किया है पूरे 2014 में। और ये हमारा पहले भी यही कहना था कि 400 बहुत बड़ा हर्डल है आईटीसी के लिए, और जब तक 400 के लेवल्स ब्रीच ना हो आईटीसी में कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि यहां से गिरावट भी और बढ़ेगी। पॉसिबल है स्टॉक कहीं ना कहीं 300 और 310 की रेंज में आए। तो रविंद्र जी के लिए सलाह ये होगी कि 209 की बाइंग एग्जिट कर लें जितना भी मुनाफा है। बिल्कुल उनको प्रॉफिट हो रहा है, आई थिंक एग्जिट करना चाहिए। अच्छा, आईटीसी देखा बेटर चार्ट एचयूएल के वहां पे मूव करें अगर इसी स्पेस में रहना है तो? डेफिनेटली अगर इसी स्पेस में रहना है तो मैं समझता हूँ कि सेफर चार्ट है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए तो पोटेंशियल यहां से भी दिखता है। पॉसिबल है कि जो हमने एक साइडवेज मूव देखा है ये कंसोलिडेशन और एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पॉसिबल है कि हम 950 के लेवल्स ब्रीच होते हुए आने वाले टाइम में देखें और स्टॉक कहीं ना कहीं 1020 1025 की रेंज में जा सकता है। तो बिल्कुल स्विच करना चाहिए वहां से। चलिए, मुंबई से शांति दत्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दत्ता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम, गुड मॉर्निंग। मैंने बाटा इंडिया से 5 शेयर्स खरीदे थे at 1341. ओके मैम। And I am actually I was looking for 6 months to 1 year, but I can wait for long. And my question is that is this budget going to help these companies go up? Since the leather import and something has happened. Yes, true. चलिए, आप अपने स्टॉक के बारे में थोड़ा पढ़ती हैं, अच्छी बात है। अविनाश, क्या करना चाहिए बाटा में? इनकी बाइंग से अभी भी नीचे है। कल तो अच्छा मूव आया था तमाम फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स में, क्योंकि जैसे मैम भी हाईलाइट करी थी, पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया एक्साइज ड्यूटी में कट 1000+ के अगर जूते हैं तो उसमें आएगा, तो बाटा स्पेसिफिकली उसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है? इनकी बाइंग लेवल से इस समय भी ज्यादा अपटिक्स नहीं है, इनकी बाइंग लेवल से नीचे है, तो इनके लिए क्या रणनीति होगी? आई थिंक आशीष, आई थिंक एक जैसे कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती है। मेरे ख्याल से बाटा एक वेल एस्टेब्लिश्ड फुटवेयर प्लेयर है और क्लियरली 1000 रुपए के आसपास का जो रेंज है ये मेरे ख्याल से बाटा को लिए काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि इनकी रेंज काफी मास फुटवेयर के लिए। तो आई वुड से दैट डेफिनेटली ये जो 12% का 6% हो गया है, डेफिनेटली इसको एक बड़ा बूस्ट मिला है। मोर इम्पोर्टेंटली एक एमएनसी प्लेयर है, तो आई थिंक डेफिनेटली एक आध क्वार्टर का परफॉर्मेंस ना देखते हुए अगर वो नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का व्यू ले तो इसका बेनिफिट FY16 में डेफिनेटली प्ले आउट होगा। और दूसरी बात, जो कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की बात हुई है, मैं समझता हूं कि FY17 से ये लागू होगा, लेकिन सेंटिमेंटली बाटा काफी हेफ्टी टैक्स भरता है, तो यहां पे भी थोड़ी बहुत टैक्स में सेविंग आगे होगी। तो आई वुड से दैट शी शुड होल्ड ऑन। मेरे ख्याल से अगर कम से कम 1 साल का नजरिया है तो करीबन 1450 1475 का टारगेट पॉसिबल है। हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वेल मैनेज ब्लू चिप कंपनी है। ओके, अब दिल्ली से हमारे साथ राजाराम ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। ठाकुर साहब, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मुंबई से फोन है जरा सर। जी सर। हेलो। हाँ जी ठाकुर साहब, बोलें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल पूछें। सर, एक्सिस बैंक 563 रुपए में और पीटीसी 88 रुपए में। पीटीसी और एक्सिस बैंक है आपके पास। लंबी अवधि के लिहाज से निवेश किया था ठाकुर साहब? हाँ जी सर। लंबी अवधि के लिहाज से निवेश किया था? बिल्कुल यही किया था। आप सजेस्ट करें कि लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है या निकाल दिया जा सकता है? ओके, एक्सिस बैंक, अविनाश आपसे, और मानस जब तक आप पीटीसी के प्लीज चार्ट देख लें। एक्सिस बैंक, इनफैक्ट तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कल तगड़े मूव्स थे। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 4 से लेकर 8% के आसपास का उछाल था। वो कंपोजिट एफडीआई एफआईआई की बात करी गई तो फंजिबिलिटी एंटिसिपेशन की एमएससीआई में वेटेज बढ़ेगा। क्या लग रहा है सर, एक्सिस बैंक
और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैसे पोजीशन है इस टाइम पे, और इनके लिए स्पेसिफिकली क्या सलाह होगी? नहीं, मेरे ख्याल से इनको एक्सिस बैंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो फंजिबिलिटी आई है एफडीआई और एफआई का जो डेफिनेशन में, आई थिंक इसमें एक्सिस बैंक में अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप है कि एफआई लिमिट को बढ़ाने में शायद पॉसिबिलिटी लग रही है। क्लियरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एफआईज अभी भी खरीदना चाहते हैं, मेरे ख्याल से क्लियरली अभी ये क्लियरिटी आने के बाद हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में ही थोड़ी सी और बढ़त देखने को मिले। ऑलरेडी स्टॉक 4-5% कल भाग चुका है, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को देखें और जिस प्रकार का एपिटाइट एक्सिस बैंक को एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाला है, मुझे लग रहा है शायद और एक 5-10% का मूव पॉसिबल है। फंडामेंटली भी अगर हम बैंक्स में जो रैंकिंग देखें तो एक्सिस बैंक में क्लियरली अगर हम एसेट क्वालिटी देखें, लोन बुक देखें, इनकी बिजनेस मॉडल देखें तो बढ़िया है। तो मतलब कल भी फॉलो अप बाइंग आएगी स्मार्ट मूव के बाद? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आई वुड से दैट yesterday we have just seen the beginning of the rally, Ashish. Okay. So possibly और भी थोड़ा बहुत आपको कन्विक्शन ज्यादा हो रहा है प्राइवेट वर्सेस पीएसयू में, प्राइवेट की साइड? बिल्कुल। आई थिंक मैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि पीएसयू बैंक कैपिटलाइजेशन के फ्रंट पे भी डिसअपॉइंटमेंट ही आया है। कुछ तो मैं पढ़ रहा था 30-35 हजार करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए थे। नहीं, इतना पैसा भी नहीं है, और ऊपर से आई थिंक सी क्लियर गेम चेंजर के हिसाब से कह रहे थे कि बड़ा कैपिटलाइजेशन आ सकता है। वो भी खैर माइनस पीटीसी इंडिया का चार्ट, क्योंकि पीटीसी इंडिया के रिजल्ट्स वाकई कमजोर थे। फंडामेंटली कई एनालिस्ट बोलेंगे कि बड़ा ही साउंड कंपनी है, लेकिन चार्ट्स पे क्या लग रहा है? देखिए, जुलाई 2014 में स्टॉक ने 104 का हाई बनाया था और उसके बाद से लगातार हम साइडवेज मूव देख रहे हैं। एक बैंड बन गया है। अगर आप हायर लेवल्स देखिए तो 100-104 के रेजिस्टेंस दिखते हैं चार्ट्स पे, और लोअर लेवल देखिए तो 80 और 77 के आसपास के सपोर्ट दिखते हैं, और काफी टाइम से ये रेंज बन गया है स्टॉक का। तो जो मेन ट्रेंड है वो मैं समझता हूँ 100 रुपीज के ऊपर ही क्लियर होगा कि 100 रुपीज के लेवल्स अगर बीच में आते हैं, 105 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तब तो आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या तो वहां पर अपनी पोजीशन में और वृद्धि कर सकते हैं और स्टॉक ऐड कर सकते हैं। पहली इनको रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि पहले अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि अगर 77 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो शायद वहां पर गिरावट शायद बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि 77 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। और जहां तक बात अपसाइड की है, अगर 105 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो वहां से कम 25 से 30 रुपए का मूव जरूर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अहमदाबाद से जस्मीन पटेल जुड़ रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं जस्मीन पटेल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मेरे पास रोल्टा 110 के प्राइस पे है। ओके। और सेल 200 शेयर 85 के प्राइस पे है। कौन से सर? सेल ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। हाँ, 200 शेयर। अच्छा, रोल्टा आपने हाल फिलहाल में निवेश किया था कि पुराना निवेश पड़ा हुआ था? नहीं, वो 1 महीना ही हुआ है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही लेवल पे बाइंग करी, तब से तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। रोल्टा अविनाश क्या करना चाहिए? बहुत शार्प, बहुत स्ट्रांग मूव्स। मेरे ख्याल से खबर 150 रुपए के लेवल्स पे आई थी और 190 के लेवल 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। अब क्या करना चाहिए? किसी को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अभी भी ये मोमेंटम सस्टेन हो सकता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आशीष अगर बड़ा मूव को अगर ये खेलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो 50,000 करोड़ का जो बीएमएस का ऑर्डर मिला है, मेरे ख्याल से इसका रियल इम्पैक्ट आपको FY16 और पार्टली FY17 में मिलेगा। तो हालांकि स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, मैं नहीं समझता हूं कि 150 के नीचे ये स्टॉक जाएगा, बिकॉज क्लियरली आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग डिटर्मिनेंट। तो आई मीन अगर ये थोड़ा सा और लंबा समय दे सकते हैं, कम से कम नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में हमें पता लगेगा कि इसकी विजिबिलिटी और इसकी एग्जीक्यूशन कब से होने वाली है। तो आई थिंक लुकिंग एट द ऑर्डर साइज, मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। करीबन अगर इफ वी गेट सम पार्ट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू इन FY16 और उसके बाद FY17, तो इसमें और थोड़ी रेटिंग हो सकती है। रोल्टा के लिए तो बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट हो गया। बिल्कुल, आई थिंक कंपनी के साइज के हिसाब से आप देखें और ऑर्डर साइज देखें तो बहुत ही बड़ा है। एग्जैक्टली। हमारा सेल हालांकि मेटल एज अ पैक अंडर परफॉर्मर ही रहा है, लेकिन सेल तो उसमें भी बड़ा स्लगिश रहा है। क्या लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर 66 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो ये एक मेजर अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा, और पॉसिबल उस केस में स्टॉक कहीं ना कहीं 52 और 53 के लेवल्स भी टेस्ट करे। तो बहुत ध्यान रखना है, अगर 66 के लेवल्स ब्रीच हो तो डेफिनेटली निकल जाए। जहां तक बात अपसाइड की, अगर कोई बाउंस बैक मिलता है और स्टॉक वापस 75 या 76 के लेवल्स ब्रीच करता है, टेस्ट करता है, तो बिल्कुल वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। तो आई थिंक कोई भी रैली पे निकलने की कोशिश करें और कोई भी फ्रेश लॉन्ग 80 रुपीज से पहले ना बनाए। ओके, पटेल साहब, दोनों स्टॉक्स पे आपकी सलाह आती हुई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए अविनाश और मानस। अब हमारे साथ दिल्ली से संजीव कुमार जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। हाय सर, मेरा यस सवाल पूछें।
हाँ सर, मेरा सवाल है सुजलॉन के रिगार्डिंग में है। ओके। मैंने सुजलॉन के 1000 शेयर लिए हैं 25 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। ओके, हाल फिलहाल की खरीद है? हाँ जी, और सर मैं पिछले जून से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैं इसमें ऑलरेडी पहले भी काफी प्रॉफिट 5-10 हजार रुपए बुक कर चुका हूँ। रिसेंटली आई बॉय 1025 रुपीज 20 पैसे। आपको हमारी सलाह की वैसे जरूरत नहीं है, आप सुजलॉन जैसी कंपनी में भी कई बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा था, इसमें अभी दिलीप सिंह जी ने 1800 करोड़ रुपए का वो करा है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बने, फंड इन्फ्यूजन करा है। हाँ, उसके बाद आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है ना? अविनाश, क्विकली जानना चाहूंगा, सुजलॉन को लेकर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर सुजलॉन को लेकर कहना गलत होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी को लेकर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, सोलर एनर्जी को लेकर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या बजट वाकई खरा उतरा है? और सुजलॉन के लिए यहां से किसी के लिए क्या सलाह होगी जिसकी बाइंग लेवल से अभी भी 2-2.5 रुपए का फायदा हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो काफी बड़ी थी सोलर के लिए, बट आई थिंक इस बजट में मेरे ख्याल से इतना बड़ा अनाउंसमेंट शायद इस सेक्टर के लिए आया नहीं। आई थिंक टू दैट एक्सटेंट आशीष थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। रही बात सुजलॉन की, तो क्लियरली अगर हम ये व्यू पॉइंट देखें तो अभी दिलीप संघवी साहब ने पर्सनली इस कंपनी में काफी बड़ा निवेश किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी कोई भी फंडिंग की जरूरत होगी तो उसको सपोर्ट करेंगे। आई थिंक क्लियरली कम से कम नेक्स्ट 1.5-2 साल का अगर हम व्यू ले तो ही मैं समझता हूं कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा, क्योंकि अभी भी जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज है वो ये है कि अभी भी डेट कंपनी की बैलेंस शीट पे काफी बड़ी है, कन्वर्जन जो ईसीबी का है वो अभी बाकी है। तो आई वुड से दैट अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है 6 to 12 मंथ्स में, तो शायद इनको डिसअपॉइंटमेंट मिले। क्लियरली 1.5-2 साल का व्यू रखे, क्योंकि अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे अहेड। तो आई वुड से दैट शॉर्ट टर्म में हो सकता है मोमेंटम के हिसाब से शेयर बढ़े, लेकिन रियल अपसाइड बनने के लिए कम से कम 1.5-2 साल का व्यू टाइम देना पड़ेगा। ओके, जयपुर से यूसी पटेल साहब जुड़े हैं। पटेल साहब हाय, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग सर, बोलें सवाल। हाँ सर, मैंने टाइटन लिए थे 210 शेयर एट द रेट 340 रुपए में। तो इसका मैं 10 साल तक व्यू देखना चाहता हूँ कि 10 साल तक इसका कैसा नजरिया है। 340 पे लिया है, 10 साल का टाइम होराइजन है आपका। और एक मैंने लिया है L&T हाउसिंग फाइनेंस, जो 150 शेयर है मेरे पास, और रेट है कोई 82 आसपास लिए थे मैंने। उसका क्या नजरिया है? और एक इन्फोसिस लिया था मैंने 58 शेयर है, और एट द रेट 1600 रुपए के भाव के। पूरा पोर्टफोलियो का आप जानना चाहते हैं चेक? चलिए ठीक है, माना से तो फटाफट आपसे जानना चाहूंगा, L&T होम, मेरे ख्याल से L&T फाइनेंस होल्डिंग की वो बात कर रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए? टाइटन कंपनी, जहां पे मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए काफी सारी चीजें आई, एसेट मोनेटाइजेशन वगैरह की खबरें आई, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कट करने की जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था और वाइडली एंटिसिपेट कर रहा था, वो अनाउंसमेंट मिस आउट होता हुआ नजर आया। और इन्फोसिस, देखिए पहले टाइटन की बात करूंगा। करीब पिछले एक मंथ से हम देख रहे हैं 440, 445 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया है स्टॉक के लिए। तो जब तक वो ब्रीच नहीं होगा, फ्रेश मूव नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन तो ये है कि पहले अपना जो रिस्क है डाउनसाइड उसको एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर लें, अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें। स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 402 के आसपास है, उसके नीचे जरूर रखें। और अगर 440, 445 के स्टॉक ऊपर निकलेगा तो वहां से कम 40-50 रुपीज का मूव जरूर मिलेगा। तो फिलहाल बने रहें और अपने स्टॉप लॉस जरूर रखें। L&T हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, काफी टाइम से हम देख रहे हैं एक रेंज बन गई है, परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टॉक। मेरे नजरिए में तो बिल्कुल स्टॉक से निकलना चाहिए, कोई पोटेंशियल बहुत बड़ा नहीं लगता, और इवन डाउनसाइड रिस्क खुल जाएगा अगर स्टॉक 64 के लेवल्स ब्रीच कर देगा। तो यहां से फिलहाल निकलने की सलाह रहेगी, और कोई भी लॉन्ग पोजीशन 74 से पहले ना बनाए। जहां तक बात इन्फोसिस की है, क्लियरली हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चार्ट्स में नहीं लग रही है। मैं तो समझता हूं कि यहां से भी कहीं ना कहीं 24, 50 और 2500 के लेवल्स देखने को इन्फोसिस में मिल सकते हैं। तो यहां पर बने रहे, अपना स्टॉप लॉस 22, 20 के आसपास रखें। ओके, इससे पहले मैं आप दोनों से आपकी पिक्स लूं इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद, बजट के फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद क्या लगता है कल कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करूं या इन्वेस्टमेंट करूं। एक फाइनली कॉलर और ले लेता हूं, मुंबई से मयंक साहब जुड़े हैं हमारे साथ। मयंक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 117। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और मैं इसे 1 साल तक होल्ड कर सकता हूं, तो ये मुझे कितना रिटर्न दे सकते हैं, और क्या इसने जो टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर किया है उसका फायदा इसको कब से मिलना शुरू होगा, और इसकी ग्रोथ है वो मेंटेन कर सकती है कि नहीं? चलिए ठीक है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, अविनाश क्विकली फंडामेंटली कैसी लगती है? इनकी खरीद तो 117 की है। आई थिंक आशीष बिल्कुल अट्रैक्टिव लेवल पे एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिक भी रही है।
हाँ, आपकी पिक भी रही ऑफ लेट। हाँ, पिक भी है। तो आई वुड से दैट सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में जो बड़े ट्रिगर्स है वो बेसिकली कल बजट में जो स्वच्छ भारत का जो अनाउंसमेंट किया गया है वहां पे सिंटेक्स को काफी फायदा मिलेगा। प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट्स में इनके ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो मोनोलिथिक बिजनेस है इनका, ये मेरे ख्याल से काफी बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि काफी छोटे समय में यहाँ से घर बनाए जा सकते हैं। तो आई वुड से दैट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से ग्रो रहा है। Q3 में हमने 30% ग्रोथ देखा है। तो आई वुड से दैट बोथ वैल्यूएशन और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक साल का इनका नजरिया है तो इनको करीबन 150 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस शो का, आप दोनों की मैं पिक्स जानना चाहूंगा। मानस, चार्ट्स पे कहां पे मजबूती है? कोई दो ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जो कल मैं इनिशिएट कर सकता हूं, अच्छा मुनाफा दे सकते हैं मुझे? देखिए, दो ट्रेडिंग आइडियाज में दो सेक्टर ध्यान रहेंगे। एक तो बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल दिखता है, और दूसरा ऑटो स्पेस। पहला प्राइवेट बैंकिंग से यस बैंक रहेगा, जहां पर अगर आप देखिए तो पिछले दिनों 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद हमें बाउंस बैक देखने को मिला, और कल बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 850 के रेजिस्टेंस ब्रीच हुए हैं। तो मैं समझता हूं यहाँ पर काफी पोटेंशियल है। 935 के टारगेट सेट करके चले, 825 के स्टॉप लॉस रखें। ये जो टारगेट मैं दे रहा हूं ये आने वाले 3 से 4 हफ्ते के लिए रहेंगे। दूसरा स्टॉक अशोक लेलैंड रहेगा ऑटो स्पेस से, जहां पर क्लियरली हाई टॉप से हाई बॉटम बन रहा है, और कल भी हमने देखा कि लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। 70 रुपए के रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किए हैं। मैं समझता हूं जो हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है ये आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक कहीं ना कहीं 78 तक के लेवल्स टच कर सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्ते में। तो बिल्कुल यहाँ पर एक फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किया सकता है। 66 रुपीज का स्टॉप लॉस। ओके, तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से यस बैंक पसंद है, 935 के टारगेट्स, और ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड जो कि कल हमारा जैकपॉट आइडिया भी था वो भी चार्ट्स में मजबूत नजर आ रहा है। अविनाश, क्विकली एक या दो स्टॉक्स? इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में LIC हाउसिंग फाइनेंस मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से बजट में हाउसिंग के लिए जो फोकस किया गया है बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया के लिए, क्लियरली LIC हाउसिंग इंडिया अगर कोई कम से कम 3 to 6 मंथ का व्यू लेता है, रेट कट साइकिल भी डेफिनेटली हमें लग रहा है कि आने वाले बजट पॉलिसी में आगे एक्सेलरेट होगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक 530-35 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ डिस्क्लोजर्स क्विकली मानस? इन स्टॉक्स में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हो सकता है। अविनाश जी? आशीष, जो भी स्टॉक्स हमने शो पे बात की हमारे क्लाइंट के बाद पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खास पेशकश बाय और सेल में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रही CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।